नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर MS 91 पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास की शुरुआत यूरोपीय कंपनियों से हुआ है। इस यूरोपीय कंपनियों का आज हम जिक्र करेंगे, किस तरीके से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई और क्या उन्हें ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से भारत से व्यापार करना चाहें। ऐसा नहीं है कि भारत से पहले व्यापार नहीं हुआ करता था, भारत से पहले भी व्यापार, भारत न कह के हम पूर्वी एशिया कहें तो और अच्छा होगा। भारत एशिया से पूरी तरह से यूरोपीय कंपनियों का व्यापार इससे पहले भी हुआ करता था, कंपनियों के आने से पहले भी। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या कारण था। तो जो व्यापार करने का व्यापार जो पहले होता था, व्यापार जो पहले व्यापार हुआ करता था यूरोपीय कंपनियों के आने से पहले या कह सकते सामान्यतः उसी के लमसम, तो इसमें 3 मार्ग थे। व्यापार करने के लगभग 3 मार्ग थे जिससे कि ये यूरोपीय कंपनियां अपना, यूरोपीय कंपनियां नहीं कह सकते, यूरोपीय देश अपना व्यापार किया करते थे, क्योंकि अभी वो कंपनी स्थापित नहीं हुई थी। अभी कंपनी की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, अभी देशों की बात कर रहे हैं। देश अपना कोई प्रतिनिधित्व भेज कर और वहाँ से व्यापार किया करते थे। तो यहाँ पे प्रथम मार्ग था, प्रथम मार्ग, फिर एक द्वितीय मार्ग था, द्वितीय मार्ग, और फिर एक तृतीय मार्ग था, तृतीय मार्ग। 3 मार्ग थे जिससे कि व्यापार हुआ करता था। इसमें पहला जो था, यह व्यापार होने का रास्ता था फारस की खाड़ी फारस की खाड़ी से व्यापार हुआ करता था। दूसरा लाल सागर, लाल सागर से व्यापार हुआ करता था एशिया का यूरोप से। और तीसरा जो था मध्य एशिया से, मध्य एशिया। तो इसके माध्यम से व्यापार ज़्यादा हुआ करता था। और यह अरब सागर यदि क्रॉस करेंगे उसके बाद आसानी से ये स्थल और जल दोनों रास्तों से व्यापार हुआ करता था। तो हम यही समझते हैं क्या कारण हुआ, क्योंकि यहाँ पे यही एक घटना घटी तृतीय मार्ग में, जिसके कारण से कुछ यूरोपीय देश के लोगों ने या यूरोपीय देशों ने क्या किया, एक मार्ग की खोज करने के लिए निकल पड़े। तो हम ये समझते हैं पहले कि तृतीय मार्ग की क्या बाधाएं थी जिसके कारण से उन्हें नए जल मार्ग की खोज करना पड़ा। तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि क्या कंडीशन थे तृतीय मार्ग। जो तृतीय मार्ग था मध्य एशिया का, उसमें हम थोड़ी सी एक घटना के बारे में समझते हैं। एशिया का थोड़ा सा फिगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे आपको आसपास में ये टर्की मिलेगा, टर्की, जिसको आज हम तुर्की कहते हैं। क्या कहते हैं? आज हम इसको तुर्की बोलते हैं। ये जो तुर्की का क्षेत्र है, ये आप देखिए, ये अरेबियन कंट्री है एशिया की, ठीक है ना। तो अरेबियन कंट्री है, तो यहाँ पे टर्की और ये जो यूरोप है, ये क्या है? यूरोप है। तो यूरोप का यह क्षेत्र, ठीक है, यूरोप का यह क्षेत्र कुस्तुनतुनिया थी। क्या थी? कुस्तुनतुनिया, ठीक है। और यह टर्की, यह क्या था? तुर्की था। तो ये जो कुस्तुनतुनिया थी, यह रोमन साम्राज्य में बैजेंतिया की राजधानी थी। तो थोड़ा सा इसकी कहानी को और पीछे ले जाते हैं, थोड़ा समझने में हमें आसानी होगी कि ये कुस्तुनतुनिया क्या थी और किस कारण से तुर्की के लोगों ने इस पे अपना वर्चस्व कायम किया। थोड़ा सा हम समझते हैं। पहले यूरोप में रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। यूरोप में कैसा साम्राज्य था? एक रोमन साम्राज्य था। यह रोमन साम्राज्य 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। थोड़ा सा हम इसको रफ करते हैं, अभी फिर दोबारा बना देंगे, समझ लेंगे इसको। थोड़ा सा हम ये समझ लें, रोमन साम्राज्य था, ये 2 भागों में क्या हुआ? बट गया। तो इसमें जो पहला भाग था, ये था पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और ये था जो पूर्वी रोमन साम्राज्य। क्या हुआ कि यूरोप में रोमन साम्राज्य 2 भागों में बट गया। पहला भाग हुआ पश्चिमी रोमन साम्राज्य और दूसरा भाग हुआ पूर्वी रोमन साम्राज्य। तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, इसका नाम हम लोग बैजेंतिया भी बोलते हैं। बैजेंतिया, कहीं पे अगर बैजेंतिया लिखा हुआ मिलता है तो ये समझिएगा पूर्वी रोमन साम्राज्य था।
इसकी राजधानी जो भी हमने जिक्र किया था, रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य या बैजंतिया की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। कुस्तुनतुनिया। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रोम, जो आज आप जानते हैं इटली की राजधानी है। ये क्या थी? राजधानी। ठीक है, राजधानी। ठीक है, तो ये जो राजधानी थी किसकी थी? रोम किसकी राजधानी थी? पश्चिमी रोमन साम्राज्य की। और कुस्तुनतुनिया थी पूर्वी रोमन साम्राज्य की। तो जब किसी भी देश की राजधानी जो होती है वहाँ पे सारे सरकारी काम, सारे चीज़ वहीं पे किया जाता है। कोई भी कार्य किया जाता है तो वहीं से किया जाता है। ठीक है ना, कुस्तुनतुनिया से। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य का जितना भी, बैजंतिया का जितना भी कार्य किया जा रहा था, कहाँ से किया जा रहा था? कुस्तुनतुनिया से। तो हम यही फिगर आपको समझा रहे थे कि कुस्तुनतुनिया था, हम ये फिगर समझा रहे थे आपको। यूरोप के जो देश थे, यहीं पे ये क्षेत्र था कुस्तुनतुनिया, यहीं पे हम पढ़ रहे थे कुस्तुनतुनिया। ठीक है, ये पूर्वी साम्राज्य था, ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी। ठीक है, अब देखिए जो ये पूर्वी साम्राज्य था, पूर्वी साम्राज्य में कुस्तुनतुनिया इसकी राजधानी थी यही। और यहीं पे था, क्या था आपका? तुर्की, जो एशिया का था, तुर्की या इसे टर्की कहते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ का था? एशिया का देश था और ये यूरोप का देश था। इसके ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, इसकी ये राजधानी थी। आज के समय में इसका नाम इस्तांबुल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको मिले इस्तांबुल। ठीक है ना, इस्तांबुल। तुर्की देश में एक साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था उस्मानिया। ये उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, आक्रमण करके कब्जा कर लिया। जब आक्रमण किया तो यहाँ के जो ईसाई विद्वान लोग थे, जो बहुत समझदार थे, विद्वान थे, उन लोगों ने भागना वहाँ से शुरू कर दिया। वहाँ से क्या किया? भागना शुरू किया। वहाँ भाग कर इटली में, पुर्तगाल में, स्पेन में, अन्य देशों में जाके रहना शुरू किया, जिससे कि उनकी जीवन बच सके। तो इस कारण से यहाँ पे उस्मानिया ने अपना क्या कर लिया? वर्चस्व कायम कर लिया। जब किसी भी देश की राजधानी पर अगर कोई दूसरा देश कब्जा कर लेता है तो उस देश की सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इसी तरह रोमन साम्राज्य, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था या बैजंतिया, उसका अस्तित्व ही यहाँ खत्म होने के कगार पे था, क्योंकि उस्मानिया ने उस पर अपना कब्जा हासिल कर लिया। ये करने के लिए एक थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो बीच में जगह दिख रही है, आपको गैफ दिख रहा है, ये गैफ क्या है? तो नीचे एक सागर जिसका नाम है मरमरा सागर। ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मरमरा सागर, और ऊपर जो है काला सागर है, काला सागर। इन सागरों को जोड़ने वाली एक संधि है जिसे बासफोरस की संधि कहते हैं। बासफोरस की संधि। ठीक है ना, ये कभी कभी आपसे पूछेगा बासफोरस की संधि किसके किसके बीच में है, तो आप बताएंगे मरमरा सागर और काला सागर, इन दोनों के बीच में। आपको समझ में आया यहाँ तक बासफोरस की संधि? तो अब क्या हुआ, जब इसने कब्जा कर लिया तो मध्य एशिया में एक टर्की था और दूसरा जो क्षेत्र था ये क्षेत्र था अरेबियन कंट्री का। ठीक है, एशिया के अरेबियन कंट्री का। तो अरेबियन कंट्री और ये तुर्की के लोग यहाँ पे जब व्यापार होता था, यूरोपीय कंट्री आते थे तो क्या करते थे, इस पर कर टैक्स बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए? कर टैक्स। जब टैक्स बढ़ा दिए तो ये यहाँ से आकर यहाँ पे जाते भी थे, तब भी यहाँ भी टैक्स लिया करते थे। तो तुर्की ज़्यादा टैक्स लेने लगे, तुर्की के देश के लोगों ने ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया, जिससे कि यूरोप वाले लोग क्या हो गए, बहुत ही परेशान हो गए। जब उनको परेशानी दिखी और उनको ये पता है कि हमें एशिया से व्यापार करना ही करना है, जिसके कारण से उन लोगों ने, यूरोपीय कंट्रियों ने एक नए मार्ग की खोज करने के बारे में सोचा। तो उसकी बारे में कहानी थोड़ा सा हम समझेंगे, क्या था, किस तरीके से नए मार्ग की खोज हुई, थोड़ा सा उसमें हम समझ लेते हैं, फिर आगे कहानी अगली क्लास में करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, ये आपको समझ में आया हो, इसको कॉपी कर लीजिए या मैप अपनी कॉपी पे बना लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर कहीं वीडियो तेज चल रही हो तो आप इसे पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब थोड़ा सा हम समझते हैं, जब ये इन पे टैक्स ज़्यादा लगने लगा
जब टैक्स ज़्यादा लगने लगा तो स्वाभाविक है कि समस्या यूरोपीय कंट्री के लोगों को होने लगी जो व्यापार करते थे। तो अब उसमें क्या हुआ कि जो यूरोप के लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए कि एक नए मार्ग की खोज की जाए। तो उसमें सबसे अग्रणी देशों में, यूरोप के सबसे अग्रणी देशों में लगभग हम ऐसे कह सकते हैं 2 देश आए, जिसमें ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे एक ये देश है आपका पुर्तगाल, और दूसरा देश है आपका स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन, ये दोनों यूरोप के ऐसे देश थे जो व्यापारिक मार्ग खोजने में बहुत ही अग्रिम भूमिका निभाई। एशिया से व्यापारिक मार्ग खोजने में अग्रिम भूमिका निभाई, जिसके अंतर्गत यहाँ का पहला एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी। ये प्रिंस हेनरी क्या करते थे, इनका क्या मतलब है? प्रिंस हेनरी का तात्पर्य बस इतना सा है कि प्रिंस हेनरी ने जल मार्ग की खोज के लिए एक मार्ग का नक्शा बनाया था। एक मार्ग का नक्शा इन्होंने बनाया था, मार्ग का नक्शा। ये जो नक्शा बनाया था, इसी नक्शे के आधार पे यूरोप के लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसे हम कहते हैं, इसलिए इस प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर बोला जाता है। अब ध्यान रखिएगा, द नेविगेटर प्रथम मार्ग प्रदर्शक था। ये प्रथम मार्ग प्रदर्शक मतलब प्रथम रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति कौन था? प्रिंस हेनरी। इनका अपना पूरा जीवन इस मार्ग के नक्शे में ही बीत गया इनका। तो इन्होंने ही बताया किस तरीके से अगर हम जाते हैं भारत की तरफ, या कह सकते हैं एशिया में, तो किस तरीके समुद्री मार्ग से जाया जाए। तो यही आपका पुर्तगाल था। इस पुर्तगाल के अगर नीचे आएंगे तो ऐसे आप थोड़ा सा क्षेत्र बनाएंगे, यहीं पे प्रिंस हेनरी जी को यहाँ सटाइए, यहाँ पे ऐसे बनाइए क्षेत्र, तो यहीं पे आपको मिलेगा अफ्रीका। क्या मिलेगा? अफ्रीका। तो इन्होंने बनाया और यहीं से रास्ते के मार्ग खोजते खोजते इनकी लास्ट बिंदु, अफ्रीका का जो अंतिम बिंदु है केप ऑफ गुड होप, वहाँ पे अगला व्यक्ति जो पुर्तगाल का था बार्थोलोमेव डियाज, वो वहाँ पे पहुँचा इसी नक्शे के आधार पे। इसी कारण से प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर बोला जाता है, मार्ग का प्रथम प्रदर्शक। ठीक है दोस्तों, आज हमने ये सीखा सामान्य चीज़ें कि किस तरीके से बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण से यूरोपीय कंट्रियों को एक नए मार्ग की खोज की तलाश थी, जिसकी खोज की तलाश पहले व्यक्ति जिन्होंने नक्शा बनाया प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर बोला गया, इन्होंने ही पहले क्या किया, एक नक्शा बनाया और नक्शे के माध्यम से अगला व्यक्ति पुर्तगाल का जो बार्थोलोमेव डियाज, लगभग उस समय बार्थोलोमेव डियाज ने क्या किया, चलना शुरू किया। 1487 में बार्थोलोमेव डियाज ने अपने रास्ते से अपने जहाज़ के साथ निकला और निकलने के बाद फिर जाके अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पे जाके रुका और फिर वहीं से रिटर्न हो गया। उसको भी ये पता नहीं चल पाया कि हाँ इसके आगे भी कोई रास्ता है, क्योंकि जो नेविगेटर ने रास्ते का मार्ग नक्शे पे बनाया था वो बस यहीं तक सीमित था, इसके बाद उनको कुछ पता नहीं चला, जिसके कारण से बार्थोलोमेव डियाज फिर पुनः यूरोपीय कंट्री या कह सकते हैं पुर्तगाल के लिए रिटर्न हो गए। तो यहाँ तक की कहानी आप समझ चुके हैं। अब आगे से हम जानेंगे किस तरीके से पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ, किस तरीके से अन्य यूरोपीय कंट्रियों का भारत में आगमन हुआ, किस तरीके से किस पड़ाव पे किस क्रम में, उसके बारे में फिर हम अध्ययन करेंगे। आज इतना हम समझे इसके बारे में। ये पुरानी थोड़ा हमें आधार बनाना था कि आधुनिक भारत का इतिहास की शुरुआत किस तरह से की जाए, जिससे कि बच्चों को यह बेस मिल सके कि यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा कर सकें उतना अच्छा किया जाएगा। और आने वाले समय में जहाँ तक अगर आप इसकी कॉपी का नोट बनाते हैं या इसे पोंछ करके आप समझते हैं, या अगर एक बार में समझ न आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। देखने के बाद आपको समझ में ज़रूर आएगा। और फिर अगर कोई चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और वो चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जाएगी। और आगामी आने वाले एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बन सकती है। जो हमने आपको 2 बताया, पहली चीज़ ये बताई कि बॉस्फोरस की संधि जो काला सागर और मरमरा सागर के बीच की है। दूसरा हमने बताया कि प्रथम पथ प्रदर्शक या नक्शा बनाने वाला व्यक्ति जो द नेविगेटर किसे कहा जाता है, प्रिंस हेनरी को कहा जाता है। यहाँ से हमने 2 प्रश्न के बारे में अध्ययन किया।
ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। फिर आगे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।